Hey learners, welcome back to my channel. Let's study zoology for UG and PG courses with me. Let's begin. प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन इनेट बिहेवियर की। हम का रोल देख रहे हैं जितने भी इनेट बिहेवियर्स हैं, ठीक है, जो कि एक्सपीरियंस से नहीं आते हैं, जो हम में इनबॉर्न होते हैं उनकी। ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कवर होने वाला है, अब कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन स्लीपिंग एंड वेकिंग। बहुत ही बेसिक सा फिनोमेनन है। हम सब सोते हैं, हम सब उठते हैं, ठीक है। तो ये मतलब स्लीपिंग एंड वेकिंग का क्या फिनोमेनन है, इसमें भी हमारा हाइपोथैलेमस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स सी, ठीक है, व्हाट इट डज़। नियरली ऑल एनिमल स्लीप। देखो, फर्स्ट कुछ लाइंस में यही बोला जाएगा कि स्लीपिंग बहुत ही कॉमन फिनोमेनन है, ठीक है। ह्यूमन से लेकर के लोअर इनवर्टिब्रेट्स तक एवरी सिंगल एनिमल स्लीप्स एंड वेक्स अप, राइट। हमें भी बताइए ये बात, ठीक है, देख लेते हैं फिर भी। फिशेस गो थ्रू पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी, ठीक है। इनएक्टिविटी का मतलब है स्लीप से ही है, ठीक है। द डॉल्फिन सबमर्ज व्हेन अस्लीप, ठीक है, यानी डॉल्फिन सोती है तब वो पानी में नीचे की तरफ बैठ जाती हैं, ठीक है। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स स्लीप विद देयर आइज ओपन, ठीक है। आपको पता है ये बात कि स्नेक्स और लिजार्ड्स दोनों ही रेप्टाइल्स का है, ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। तो ये दोनों भी सोते हैं लेकिन आँखें खोल कर सोते हैं, ठीक है। ये एक यूनिक चीज़ है जो आप जान सकते हो। काउज शीप एंड गोट्स स्लीप वेरी लिटल। ये जो है, ठीक है, अपने काउज शीप एंड गोट्स ये काफ़ी कम सोते हैं, लेकिन सोते तो हैं, ये तो कॉमन फिनोमेनन है। एंटेलोप्स हैव इवन शॉर्टर पीरियड्स ऑफ स्लीप। स्लीप वेक फिनोमेनन हैज़ बीन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड हैज़ ड्रोन अटेंशन ऑफ वेरियस वर्कर्स सिंस अर्ली, ठीक है। यानी कि बहुत पहले ही साइंटिस्ट का ध्यान इस बात पे चला गया था कि यार सब जने सोते भी है, उठते भी है, ठीक है। तो ये इतना कॉमन फिनोमेनन है, इसके अंदर ब्रेन का कौन सा पार्ट इंडल्ज्ड होगा या फिर क्या एक्टिविटी करता होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का रोल होता ही है, ठीक है। हम वैसे भी हाइपोथैलेमस का रोल ही देख रहे हैं, ठीक है। तो स्लीपिंग एंड वेकिंग में भी इसका रोल था, लेकिन ये बात ऐसे ही नहीं बता सकते अपन, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट तो करने ही पड़ेंगे एक आधे। तो एक रशियन सर्जन आया, ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सर्जन था तो बेसिकली वो सर्जरी करता था लोगों की, तो उसके पास में पेशेंट्स भी वैसे ही आएंगे, ठीक है। तो रिपोर्टेड वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ अ सोल्जर ऑन होम ही हैड ऑपरेटेड ड्यूरिंग वॉर टाइम, ठीक है। देखो, लड़ाई का टाइम था, स्टोरी की तरह समझो इसको, ठीक है। लड़ाई का टाइम था, वॉर चल रही थी, उस टाइम पर सोल्जर्स होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। तो रशियन सर्जन था, ठीक है। तो वो उसका ऑपरेशन कर रहा था, किसका, जो घायल सोल्जर था उसका ऑपरेशन कर रहा था। तो उसने ये देखा कि एक मेटल का फ्रेगमेंट जो है, ठीक है, वो पेशेंट के स्कल के अंदर घुस गया, ठीक है। तो उस सर्जन ने क्या देखा कि एक मेटल का फ्रेगमेंट जो है वो पेशेंट के स्कल में घुस गया एंड हैड लॉज्ड इन दी एंटीरियर हाइपोथैलेमस। वो कहाँ जाकर के फिट हो गया, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में फिट हो गया। अब देखते हैं एंटीरियर हाइपोथैलेमस में वो कौन सी ऐसी जगह पर फिट हो गया जिससे वो क्या अफेक्ट करा था, ठीक है। तो हम स्लीपिंग वेकिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देखो वो उसी को चीज़ को अफेक्ट करेगा। लेट्स सी। When the surgeon operating under local anesthesia tried to pull the piece of metal out, the patient immediately fell off to sleep. देखो, इसमें क्या बोला गया है कि जैसे ही सर्जन क्या करा था, उसको जो सोल्जर था ऑब्वियसली उसको एनेस्थीसिया दिया हुआ था, ठीक है। ऐसे तो बेचारा दर्द से ही कुछ हो जाता उसको, ठीक है। तो लोकल एनेस्थीसिया उसको दिया हुआ था। तो वो क्या कर रहा था, मेटल के पीस को ऑब्वियसली घुसे थोड़ी रहने देगा, ठीक है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो उस मेटल पीस को जैसे ही वो बाहर निकालने लगा तो पेशेंट जो है वो इमीडिएटली सो गया, ठीक है। सो गया तो अब वो सर्जन सोचेगा ना कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस में कोई ऐसा पार्ट होगा विच कॉज्ड द पेशेंट टू स्लीप, ओके। द सर्जन गॉट अपसेट थिंकिंग दैट द पेशेंट हैड फेंटेड, ठीक है। अब सर्जन जो है वो इस सोच में पड़ गया कि भाई मुझे अच्छे से ऑपरेशन करना आया नहीं, उस वजह से वो पेशेंट जो है वो बेहोश हो गया। आफ्टर सम टाइम द पेशेंट वोक अप एंड व्हेन क्वेश्चन्ड सेड ही हैड एन इररेसिस्टिबल अर्ज टू स्लीप, ठीक है। जैसे ही मतलब पेशेंट जो है वो होश में आया, उसको पूछा कि भाई तू सो कैसे गया था या फिर बेहोश हो गया था क्या, तो उसने बताया कि उसको इररेसिस्टिबल का मतलब हुआ कि
जिसको वो रोक ना सके। अनकंट्रोलेबल स्लीप का अर्ज हुआ, उसको नींद आई इतनी भयंकर वाली, ठीक है, इसलिए वो सो गया था वहीं पे, ठीक है। तो इससे सर्जन को क्लिक हुआ ना माइंड में कि हाँ कुछ ना कोई ऐसा होगा, कुछ पार्ट, ठीक है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में विच कॉज्ड हिम टू स्लीप। The surgeon derived from the incidents that anterior hypothalamus had the center for sleep। वही बात बोली गई है कि anterior hypothalamus में कंफर्म सी बात हो गई है कि वहीं पे स्लीपिंग सेंटर तो मौजूद है, ठीक है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइपोथैलेमस एंड एडजेसेंट रीजन्स इन द रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेक वॉज ऑब्जर्व्ड बाय von Economo as early as 1929 in a patient suffering with sleeping sickness, ठीक है, sleeping sickness, ओके। देखते हैं, देखो इसी टर्म के अंदर क्या आता है, एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम है वॉन इकोनोमो। तो वॉन इकोनोमो ने वॉन इकोनोमो जो साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, उन्होंने 1929 के अंदर, बहुत पहले की बात है, उस टाइम पर एक पेशेंट को लिया जो कि स्लीपिंग सिकनेस से सफ़र कर रहा था, उसको नींद में प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस में प्लस उसके आसपास वाले रीजन्स में कोई तो ऐसा पार्ट है जो स्लीप वेकअप साइकिल को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। लेटर इन मिड 50s हैज़ री-एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट बाय परफॉर्मिंग एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशन दैट देयर इज़ अ वेकिंग सेंटर इन द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में। देखो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा याद करना, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में स्लीपिंग का वो है, ठीक है, पॉइंट, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में वेकिंग का सेंटर है, ठीक है। तो उसका जस्ट अपोजिट है और जस्ट अपोजिट ही काम हो रहा है, एक सुला रहा है एक उठा रहा है, समझ गए। तो आपको वैसे भी पार्ट्स ही याद करने हैं, इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं, एक्सपेरिमेंट्स कौन से किए थे, रशियन सर्जन वाला लिख देना, ठीक है। तो यही बोला गया है, जो हेस अपने साइंटिस्ट थे वो बहुत साल से वैसे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, उनका नाम हमने पहले भी पढ़ा है। तो इन्होंने वेकिंग सेंटर के बारे में बताया, स्लीपिंग सेंटर के बारे में वॉन इकोनोमो ने बता दिया, और हेस ने क्या किया, वेकिंग सेंटर के बारे में बताया कि भाई सोएगा तो उठेगा भी तो सही ना, ठीक है। तो वो उठेगा कैसे, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में उसके लिए सेंटर प्रेजेंट है, ओके। इन द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ एपिडेमिक एनसेफेलिटिस द पेशेंट गोज इनटू अ स्टेट ऑफ कोमा और प्रोलॉन्ग्ड स्लीप, ठीक है। ये एक क्या है, डिजीज़ का नाम है एनसेफेलिटिस, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है वो कोमा में चला जाता है। कोमा को ही हम प्रोलॉन्ग्ड स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए पेशेंट जो है वो सो रहा होता है इनडायरेक्टली, ओके। सो दिस इज़ ड्यू टू इनहिबिशन इन इनएक्टिविटी ऑफ पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में। अब जैसे देखो कोई भी पेशेंट है, अगर वो प्रोलॉन्ग्ड स्लीप में चला गया है या फिर वो कोमा में है, इसका मेन कारण क्या होता है, मेन रीज़न है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी इनहिबिट हो चुकी है। क्यों, देखो समझिएगा, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का क्या काम है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का काम था क्या करवाना, वेकअप करवाना, ठीक है, वेक करवाना ना, यही काम है, ठीक है। तो अगर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी को मैं क्या करवा दूँ, इनहिबिट करवा दूँ, ठीक है, इसकी एक्टिविटी को मैं रोक दूँगी, तो पेशेंट तो सोता ही रह जाएगा ना, ठीक है। तो कोमा वाले में यही होता है, समझ आ रही है बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्लीप सेंटर इन द एंटीरियर हाइपोथैलेमस, इफ़ बाय एक्सीडेंट दिस सेंटर गेट्स डिस्ट्रॉयड द एनिमल वुड नेवर गो टू स्लीप। समझ गए, देखो बस वही बात बोली गई है, आपको सेंटर्स की लोकेशन याद रखनी है। एंड अगर मैं पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दूँ तो पेशेंट कभी क्या नहीं होगा, उठेगा ही नहीं, ठीक है, वो सोता रह जाएगा, क्योंकि उसका काम था वेकअप करवाना, ठीक है। और अगर स्लीप सेंटर होता है, आपको पता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस में, अगर मैं उसको डिस्ट्रक्ट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूँ तो एनिमल जो है वो कभी भी सोएगा ही नहीं, ठीक है। एंड कॉन्ट्रेरी टू दिस, इसके अपोजिट में, द स्टिमुलेशन ऑफ दिस सेंटर वुड कॉज प्रोलॉन्ग्ड स्लीप। समझ गए। तो दो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, कि अगर मैं एंटीरियर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करूँगी, ठीक है, अगर मैं क्या करूँगी, स्टिमुलेट करूँगी, तो उससे तो प्रोलॉन्ग्ड स्लीप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही सेंटर है स्लीपिंग के लिए। अगर मैं क्या कर दूँगी, इसको इनहिबिट कर दूँगी, ठीक है, इनहिबिट कर दूँगी, तो उससे क्या होगा, पेशेंट कभी सो नहीं पाएगा, ठीक है, कभी सो नहीं पाएगा, वुड नेवर गो टू स्लीप, ठीक है, अपोजिट काम है, ये बहुत ईजी है समझना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है।
रेंसन अगेन दूसरे साइंटिस्ट का नाम है। रेंसन ने 1959 में ही ड्रॉप्ड द न्यूरल एक्टिविटी इन दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई इन monkeys. This caused 4 to 8 days continuous sleep in monkeys and even after the experiment monkeys showed drowsiness for several months. ठीक है, तो रेंसन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई मैंने आपको बहुत बार बताया है, इट्स अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, तो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई जो कहाँ पर लोकेटेड होगा, अगर मंकीज़ जो है ठीक है वो 4 से 8 दिनों के लिए कंटिन्यू सो रहे हैं, वो पक्का ही वो न्यूक्लियाई कहाँ पे लोकेटेड होगा, आपके एंटीरियर हाइपोथैलेमस में होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्लीपिंग सेंटर की लोकेशन ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने मंकीज़ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। रेंसन का नाम यहाँ पर और कुछ वजह से नहीं आया है, मंकीज़ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विच कॉज्ड कंटिन्यूस स्लीप ऑफ 4 to 8 days। ओके, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट जब मंकीज़ उठ गए थे ठीक है, उसका स्टिमुलेशन हमने रोक दिया था, स्टिल वो ड्राउजीनेस शो कर रहा था, उसको चक्कर से आ रहे थे। ठीक है, बस यही बात बोली गई है। तो ये वाला जो था रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन स्लीपिंग, इट वाज क्वाइट इजी। ठीक है, बहुत इजी था ये टॉपिक, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट बचा है इस पूरे टॉपिक में जो हम इतने दिनों से प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन इनेट बिहेवियर हमारी बात चल रही थी, ये मैंने बहुत डिटेल में करवाया आपको, इट्स वेरी यूज़फुल। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये लास्ट पॉइंट बचा है, इसको मैं दूसरे वीडियो में कवर करवाने की जगह इसी में कवर करवा रही हूँ, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं हाइपोथैलेमस एंड अदर एक्टिविटीज़। तो हाइपोथैलेमस के मैंने मेन रोल्स तो आपको प्रीवियस 5 पॉइंट्स में बता दिए। फीडिंग एंड ड्रिंकिंग का अपन ने देखा, इसके अलावा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में देखा, रिप्रोडक्शन में देखा, फाइटिंग एंड फ्लीइंग में देखा, और आज स्लीपिंग एंड वेकिंग अप में देखा। तो 5 तो हो गए। ठीक है, तो 6th पॉइंट में आपको क्या बताया गया है और अदर माइनर एक्टिविटीज़ में क्या क्या रोल है, बस वही बताया गया है। लेट्स सी, हाइपोथैलेमस इज़ द सीट फॉर इमोशंस। ये बात हमें इतनी देर से तो समझ में आई गई होगी कि हाइपोथैलेमस जो है वो इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। ठीक है, बहुत ह्यूज अमाउंट में इमोशंस को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस में। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल रिएक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड हियर। ठीक है, दिस सेंटर इज सिचुएटेड in the posterior hypothalamus and controls fear, anxiety, pleasure, rage, irritation and attack। ठीक है, आपको इस पूरे टॉपिक में ये बात तो समझ में आई होगी कि आपको एक्सपेरिमेंट्स याद रखने हैं। ठीक है, टू एक्सटेंड योर आंसर, एंड इसके अलावा आपको मेनली लोकेशन याद रखनी है। ठीक है, दैट्स ऑल। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो आपके पास में हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, उसमें इमोशंस के लिए सेंटर होते हैं। ठीक है, तो इमोशन का सेंटर भी अगेन आपको पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में ही बताया गया है। अभी मैंने पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का जस्ट आपको वेकिंग सेंटर भी बताया, इसको लिंक करना सीखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इमोशंस कंट्रोल कर रहा है, तो ऑब्वियसली फियर, एंग्जाइटी, प्लेजर, रेज, इरिटेशन एंड अटैक, ये सारे अपने क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, ये उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, लीजन इन द सेंटर कैन मेक अ पर्सन लाइक अ वेजिटेबल हु इज़ डिफ़िकल्ट टू अराउज इमोशनली। समझ आई बात? अगर हम इस सेंटर को क्या कर दे, कट कर दे या फिर डिस्ट्रक्ट कर दे, तो वो एक पर्सन को किसी वेजिटेबल की तरह क्या बना देगा, इमोशन लेस बना देगा, उसमें कोई भी इमोशंस नहीं आएंगे। ऑब्वियसली पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें सारे हमारे इमोशंस आते हैं, डर, फियर वगैरह सब कुछ आते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को बहुत बचा के रखना चाहिए। लीजन्स इन मीडियल प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ रैट प्रोड्यूस सीवियर डेफिसिट्स इन मैटरनल बिहेवियर। सच फीमेल्स नीदर बिल्ड्स नेस्ट नॉट रिट्राइव गेट पोजेशन पप्स। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने बोला अलग अलग एरिया के बारे में बता रही हूँ मैं। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को डिस्ट्रक्ट करके मैंने देखा तो उससे क्या हुआ, इमोशन लेस हो गया इंसान। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मीडियल प्री ऑप्टिक एरिया को कट लगा के देख रही हूँ। साइंटिस्ट रैट्स, मंकीज़, कैट्स सब किसी को नहीं छोड़ते। ठीक है, सबके अंदर एक्सपेरिमेंट्स अपन ने परफॉर्म करके देखे हैं, तो हमने ये पाया कि जो रैट्स थे ओके उनके अंदर मीडियल प्री ऑप्टिक एरिया था, कोई एरिया। ठीक है, उसको जैसे ही मैंने लीजन लगाया, लीजन का मतलब डिस्ट्रॉय करना होता है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको डिस्ट्रॉय करती हूँ तो मैंने ये पाया कि जो फीमेल रैट्स थी उनका मैटरनल बिहेवियर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, अफेक्ट हो रहा था। उसके अंदर से ममत्व का भाव ही चला गया था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये बेबी है या कुछ करूँ मैं इसके लिए, कुछ नथिंग लाइक दैट। ओके,
तो फीमेल्स ने ना तो नेस्ट बनाए, ठीक है, ना ही कोई पोजीशन शो किया पप्स के लिए, ठीक है, कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था उसके पप्स कहीं पे ही जा रहे थे, वो कहीं पे ही जा रही थी, ठीक है। दे डू नॉट इवन नर्स दैम, ठीक है, उनका न्यूट्रिशन, पालन पोषण वगैरह कुछ भी नहीं किया, ठीक है। किस वजह से हो रही है ये सारी चीज़ें? सिर्फ मीडियल प्री ऑप्टिक एरिया को डिस्ट्रॉय करने की वजह से हो रही है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट। और ये बात किसने बोली थी? न्यूमान नाम के साइंटिस्ट ने बोली थी, 1974 के अंदर बोली थी, ठीक है। क्या कि मीडियल प्री ऑप्टिक एरिया को अगर आप कट करोगे तो क्या हो जाएगा, जो रैट्स होते हैं, फीमेल रैट्स जो थे, ठीक है, वो मैटरनल बिहेवियर उन्होंने, उनकी डेफिशिएंसी हो गई थी मैटरनल बिहेवियर की। समझ आ रही है बात? वेयर एज स्टिमुलेशन ऑफ द सेम एरिया कैन प्रोड्यूस मैटरनल बिहेवियर। अभी तक अपन ने यही तो समझा ना, किसी एरिया, कोई एरिया है, ठीक है, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अगर मैं उस एरिया को क्या करती हूँ, स्टिमुलेट करती हूँ, ठीक है, अगर मैं उस एरिया को क्या करती हूँ, स्टिमुलेट करती हूँ, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। वहीं अगर मैं उसके अंदर लीजन लगा देती हूँ या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देती हूँ तो ऑब्वियसली वो एक्टिविटी कम हो जाती है। ये बात तो आपको समझ आई होगी अभी तक, आई है समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, वेयर इज स्टिमुलेशन, ये हो गया। हाइपोथैलेमस अलॉन्ग विथ फ्रंटल लोब्स रेगुलेट्स द प्रीडेटरी बिहेवियर इन मैनी एनिमल्स, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस, देखो मैं इसमें माइनर फंक्शंस बता रही हूँ इस वाले पैरा के अंदर। तो हाइपोथैलेमस जो है वो फ्रंटल लोब्स के साथ में मिल करके प्रीडेटरी बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। प्रीडेटरी बिहेवियर समझते हो, किसी और ऑर्गेनिज्म का शिकार करना, तो उस वाले बिहेवियर को भी आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इट्स वेरी सुपर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, ठीक है। इसको ऐसे ही मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड नहीं कहा जाता है, ठीक है। आपको पता है मास्टर ग्लैंड क्या होती है, पिट्यूटरी, एंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्या है, हाइपोथैलेमस है। वेस्मान एंड फ्लाइमन, ये भी अगेन साइंटिस्ट का नाम है, ही स्टिमुलेटेड कैट्स हाइपोथैलेमस एंड नोटिस्ड देयर प्रीडेटरी बिहेवियर, ठीक है। तो प्रीडेटरी बिहेवियर का भी तो अपने को एग्जांपल चाहिए ना, हर चीज़ का हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा है। तो ऐसे हवा में उन्होंने नहीं बोल दिया था कि प्रीडेटरी बिहेवियर मतलब रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस जो है फ्रंटल लोब्स के साथ में मिलके, ऐसे ही नहीं बोला था। उन्होंने कैट के प्रीडेटरी बिहेवियर को देखा था, उस एरिया को स्टिमुलेट करके उन्होंने चेक किया था, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको कंप्लीट वीडियो की समरी बताती हूँ, ठीक है, शॉर्ट के अंदर बताऊँ अगर मैं, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने क्या देखा, स्लीपिंग एंड वेकिंग के अंदर देखा। तो सिर्फ 2 एरियाज़ आपको याद रखना है, शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, ठीक है। एंटीरियर हाइपोथैलेमस किस चीज़ के लिए होता है आपका, एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है किसके लिए, स्लीपिंग के लिए। ये होता है स्लीपिंग सेंटर। अगर आपको इसको स्टिमुलेट करोगे, कौन से एरिया को, अगर आप इस एरिया को स्टिमुलेट करते हो तो ये वाला स्लीपिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। वहीं अगर आप इस एरिया को क्या करते हो, डिस्ट्रक्ट करते हो, तो स्लीपिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। समझ गए? इसके अपोजिट में देखो, एंटीरियर पार्ट का अपोजिट होता है पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है, ठीक है, वो किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, वो वेकअप सेंटर है, ठीक है। आप सोओगे तो उठोगे तो सही, ठीक है, तो वेकअप सेंटर ये है। अगर मैं इस एरिया को क्या करती हूँ, स्टिमुलेट करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इस एरिया को क्या करती हूँ, स्टिमुलेट करती हूँ, तो वेकिंग अप क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। वहीं अगर मैं इस एरिया को डिस्ट्रक्ट करती हूँ या फिर लीजन लगाती हूँ तो वेकिंग अप का फिनोमेनन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि आप तो क्या मतलब माइस जो है वो नहीं उठेगा। इसके अलावा हमने बात की हाइपोथैलेमस की कुछ माइनर एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया थोड़ा बहुत, कि यहाँ पे क्या है कि आपके इमोशंस के लिए सेंटर लोकेटेड होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में, हमने ये बात की, जहाँ पर फियर, एंग्जाइटी, प्लेजर, रेज, इरिटेशन एंड अटैक जैसे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। सारे जितने भी आपके इमोशंस वाला सेंटर होता है वो भी आपके पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैंने बात की मीडियन प्री ऑप्टिक एरिया की, ठीक है। मीडियल प्री ऑप्टिक एरिया जो था वो क्या कर रहा था, रेट्स के अंदर, फीमेल रेट्स के अंदर मैटरनल बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है। अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो मैटरनल बिहेवियर जो था वो कम होता जा रहा था या फिर हो ही नहीं रहा था इवन, या फिर अगर मैं इस एरिया को स्टिमुलेट करती हूँ, सेम एरिया को, तो क्या हो रहा था, मैटरनल बिहेवियर इंक्रीज़ हो रहा था। लास्ट में हमने बात की प्रीडेटरी बिहेवियर की। तो हाइपोथैलेमस अलॉन्ग विथ व्हाट, अलॉन्ग विथ
फ्रंटल लोब्स वॉज कंट्रोलिंग योर प्रीडेटरी बिहेवियर। ठीक है, और हमने एक्सपेरिमेंट्स किस पे परफॉर्म किया था, यहाँ पर कैट्स के अंदर परफॉर्म किया था। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आज हमारा कवर हो चुका है। रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन इनेट बिहेवियर हमने कंप्लीट कर लिया है ये टॉपिक। ठीक है, ये 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था। इट वाज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आप एग्ज़ाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। सो दैट्स ऑल for today guys. Hope you enjoyed the lecture. Okay. If you understand this topic, please do like, share and subscribe to my channel. Share this video as much as you can. Okay, that is all for today, and thank you so much guys. See you again. Happy learning.